मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन के ऊपर अध्ययन करेंगे, क्योंकि किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का या साहित्य का अध्ययन किया जाता है तो उसको खंडों में विभाजित करके अध्ययन करना अधिक उपयोगी होता है। किसी विषय वस्तु का बौद्धिक और वैज्ञानिक जो अध्ययन करने के लिए उसे काल्पनिक पक्षों, खंडों, वर्गों या तत्वों में विभक्त किया जाता है, जिससे उसके विभिन्न अवयवों को सम्यक रूप में ग्रहण किया जा सके। ऐसा सैद्धांतिक क्षेत्र में ही नहीं होता है, व्यवहारिक क्षेत्र में भी ऐसा होता है। बड़े बड़े राज्यों को सुशासित करने के लिए भी हम उसे राज्यों में, राज्यों के अलावा उपखंडों में इस तरह से विभाजित करके उसका संचालन करते हैं राजनीति के क्षेत्र में। इसी प्रकार से एक लंबी साहित्य की परंपरा को पढ़ने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए उसे कालखंडों में विभाजित करना आवश्यक होता है। और यह जो विभाजन होता है वो वास्तविक ना होकर के अध्ययन की सुविधा के लिए और किया जाता है। इतिहास में हम देश का अध्ययन करते हैं, स्पेस का अध्ययन करते हैं, लेकिन साहित्य में हम काल का अध्ययन करते हैं, अर्थात समय का अध्ययन करते हैं कि कौन से समय में कौन सी स्थितियां किस प्रकार से रहीं साहित्य के क्षेत्र में। काल विभाजन का लक्ष्य इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में उसकी घटना एवं प्रवृत्तियों के विकास के क्रम को स्पष्ट करना होता है। साहित्य के इतिहास पर भी यही बात लागू होती है। साहित्य की जो चेतना है, जिस साहित्य में चेतना प्रवाहित हो रही है तो उसका किस प्रकार से विकास हुआ है, उसकी परंपरा में कैसे उत्थान और पतन हुआ है, और उसकी विभिन्न प्रवृत्तियां हैं समय विशेष में, उन प्रवृत्तियों में जो दिशा है वो किस प्रकार से, किन कारणों से परिवर्तित हुई है, इसको स्पष्ट करना, इसका सम्यक विश्लेषण और अध्ययन करना काल विभाजन के द्वारा उपयोगी और सरल हो जाता है। वास्तविक अध्ययन होने लगता है, अधिक से अधिक हम उसकी जानकारी प्राप्त करने लगते हैं। काल विभाजन के द्वारा हम कई चीज़ों का पता लगाते हैं। उस समय विशेष का, जिस खंड में हम अध्ययन कर रहे हैं साहित्य का, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। तो यही स्थिति जब हम देखते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास को भी कालों में विभाजित करके, या जो इतिहास लिखा गया है उसको कालखंडों में विभाजित करके प्रवृत्तियों के आधार पर या समय के आधार पर ये बात होती है कि हम किस चीज़ के आधार पर और उसको विभाजित करते हैं। सबसे पहले जो इतिहास ग्रंथों में हम मानते हैं, यहाँ पर फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी का इतिहास और शिव सिंह सेंगर का जो विवेचन है या जो संकलन है पुस्तकों का और साहित्यकारों का, प्राचीन साहित्यकारों का, लेकिन उन्होंने उस दिशा में इतिहास लेखन की दृष्टि से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया, ऐसा विभाजन नहीं किया था कि उनको हम सम्यक रूप से विवेचित कर सकें, उनका अध्ययन कर सकें। सबसे पहले जो काल विभाजन का प्रयास किया था वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया अपने इतिहास ग्रंथ में। तो इसमें उन्होंने 11 खंडों में विभाजित किया था उसको, और सबसे पहला जो खंड उन्होंने रखा वो चारण काल रखा, जो 700 ईस्वी से और 1300 ईस्वी के बीच चलता है। फिर अगला जो उन्होंने विभाजन या खंड किया वह 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण के नाम से किया, जिसमें उस समय के धार्मिक कवियों, धार्मिक ग्रंथों के बारे में इन्होंने चर्चा की है। तीसरा, जायसी की प्रेम कविता के
रूप में इन्होंने विभाजन किया है। जायसी को एक कालखंड विशेष का प्रमुख माना है और उनका अध्ययन किया है। अगला जो विभाजन चौथा है वह ब्रज का कृष्ण संप्रदाय के नाम से उन्होंने स्पष्ट किया है। पांचवा मुगल दरबार के नाम से उनका विभाजन है। उसमें मुगल दरबार में क्या स्थितियां थीं, कौन से लेखक थे, किस तरह से लिखते थे, इनका अध्ययन उन्होंने किया है। छठवां विभाजन तुलसीदास के नाम से है कि तुलसीदास को उन्होंने विशेष महत्व दिया और तुलसीदास के लिए भी कि वो भी एक प्रवृत्ति के या समय के विशेष पहचान कराने वाले थे, तो उनको भी एक कालखंड के रूप में उन्होंने रखा है। अगला जो विभाजन किया है वो रीति काव्य के रूप में किया है। रीति काव्य में लक्षण ग्रंथों की रचना, उदाहरणों की रचना, इस प्रकार उन्होंने इस कालखंड के लिए स्पष्ट किया है, विवेचित किया है। उसके बाद में तुलसीदास के अन्य परवर्ती रीतिकाल के अलावा जो दूसरे बाद वाले कवि थे उनके बारे में उन्होंने इस अध्याय में विवेचन किया है। नौवां है 18वीं शताब्दी में जो साहित्य लिखा गया था उस साहित्य के बारे में इन्होंने चर्चा की है। 10वें विभाजन में इन्होंने कंपनी शासन में हिंदुस्तान की कैसी स्थिति थी, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, उसका विवेचन किया है। और 11वें विभाजन में महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान की स्थिति के बारे में इन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार से सबसे पहले जो प्रयास किया इतिहास लिखने का हिंदी साहित्य का वह जॉर्ज गिरियर्सन ने किया है। अगला जो इतिहास माना जाता है वह मिस्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया है। तो मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक अपने इतिहास ग्रंथ में जो काल विभाजन किया रचनाओं का और उनको बांटा लेखकों के लिए, उनमें उन्होंने सबसे पहले प्रारंभिक काल दिया। तो प्रारंभिक काल को इन्होंने दो भागों में बांटा है, एक तो पूर्व आरंभिक काल और दूसरा उत्तरारंभिक काल। तो पूर्व आरंभिक काल इन्होंने 700 से लेकर के 1343 विक्रम संवत तक माना है और उत्तर आरंभिक काल इन्होंने 1344 से लेकर के 1444 विक्रम संवत माना है। अगला इन्होंने जो विभाजन किया है समय का वो है माध्यमिक काल के नाम से किया है और माध्यमिक काल में इन्होंने 1445 से लेकर के 1560 विक्रम संवत तक के समय को माना है और प्रौढ़ माध्यमिक काल में इन्होंने 1561 से लेकर 1680 विक्रम संवत तक के समय के साहित्यों की, उनके रचनाकारों की रचनाओं का विवेचन और विश्लेषण किया है। अगला तीसरा काल इन्होंने अलंकृत काल माना है। तो पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल इन्होंने नाम दिए हैं। तो पूर्व अलंकृत काल में इन्होंने 1681 से लेकर के 1790 तक की रचनाओं और कवियों का विवेचन विश्लेषण किया है, सम्मिलित किया है इस कालखंड में। और उत्तरालंकृत काल में इन्होंने 1791 में से लेकर के और 1889 विक्रम संवत तक के रचनाकारों की रचनाओं को इसमें लिया है और उनका विवेचन विश्लेषण किया है। फिर इन्होंने अलंकृत काल के बाद में परिवर्तन काल माना है, जो आधुनिक काल से या वर्तमान काल और अलंकृत काल के बीच की परिधि है, उसमें इन्होंने माना है परिवर्तन काल का समय 1890 से लेकर के 1924 विक्रम संवत तक। पांचवा जो काल विभाजन इन्होंने वर्तमान काल से किया है और वर्तमान काल इन्होंने 1926 विक्रम संवत से लेकर के और अब तक का माना है, जिस समय तक ये इतिहास ग्रंथ लिखा गया था। तो इस प्रकार से मिस्र बंधुओं ने जो काल खंड के आधार पर नाम देने की स्थिति थी उसको स्पष्ट किया या शुरुआत इन्होंने की। इसके बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वोपरि माना जाता है। इन्होंने मनोवैज्ञानिक और स्थिति को लेकर के या वैज्ञानिक स्थिति के आधार पर, प्रवृत्तियों के आधार पर इतिहास के कालों का विभाजन किया है। अर्थात साहित्यिक ग्रंथों
की प्रवृत्तियों के आधार पर इन्होंने कालखंडों को बनाया है अध्ययन के लिए। तो सबसे पहला इन्होंने साहित्य के इतिहास में आदिकाल नाम दिया है और आदिकाल का नाम वीरगाथा काल भी इन्होंने माना है। और इन्होंने संवत 1050 से लेकर के 1375 तक हिंदी साहित्य का आदिकाल या वीरगाथा काल माना है। और इसके मूल में वीरगाथा काल नाम देने के पीछे मुख्य रहा है कि इसमें वीरों की गाथाओं के ग्रंथ ही अधिक पाए जाते हैं। प्रवृत्ति के आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया है और समय के आधार पर आदिकाल का नाम इन्होंने दिया है। दूसरा जो नामकरण है या दूसरा विभाजन है उसमें पूर्व मध्यकाल माना है और पूर्व मध्यकाल 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक माना है। तो पूर्व मध्यकाल में भक्ति काल माना है। तो 1375 से लेकर के 1700 संवत तक के जो भक्त कवि हैं, अर्थात इन्होंने देखा है, इन्होंने कहा है कि इस दौरान अधिकतर जो संख्या है वह भक्ति की रचनाओं की मिलती है। भक्त जो कवि थे उन्होंने अपने साहित्य से इस समय को विशेष समृद्ध किया है। तो मूल प्रवृत्ति इस समय की भक्ति ही रही है, तो इन्होंने इसका नाम भक्ति काल दिया है। तीसरा काल विभाजन इन्होंने जो किया है वह उत्तर मध्यकाल माना है और 1700 से लेकर के 19वीं विक्रमी संवत तक यह माना है। तो इसका नाम प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल माना है। और इनका तर्क रहा है कि इस समय में जो रचनाएं लिखी गईं अधिकतर वह रीतिकाल की या रीति कविता थीं, अर्थात लक्षण ग्रंथों की रचनाएं, लक्षणों के उदाहरणों की रचनाएं, काव्यशास्त्रीय ग्रंथों की रचनाएं हिंदी भाषा में होने लगी थीं। तो इन्होंने इस कालखंड को रीतिकाल नाम दिया है और काल के आधार पर उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। अगला विभाजन इनका आधुनिक काल के नाम से है और आधुनिक काल 19वीं विक्रमी से लेकर के और 1984 तक या फिर अब तक हम मान सकते हैं तब तक का इन्होंने माना है। तो इसका नाम प्रवृत्ति के आधार पर गद्य काल नाम दिया है, क्योंकि अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, अंग्रेज़ों का शासन हुआ और इस समय हिंदी में गद्य रचना होने लगी थी। उसकी प्रवृत्ति मूलतः कविता से हट करके गद्य काल का प्रादुर्भाव इस समय हुआ था, तो इन्होंने गद्य काल नाम दिया है। इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम प्रयास किया और इन्हीं के इतिहास ग्रंथ को श्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आगे के जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं इसको बीज रूप में ग्रहण करते हैं और उसी के आधार पर थोड़ा संशोधन करके और अपनी प्रवृत्तियों का, इतिहास लेखन की परंपरा का विवेचन और विश्लेषण और लेखन करते हैं। अगला जो इतिहास ग्रंथ हमें प्राप्त होता है वह डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। उन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से अपना ग्रंथ लिखा है। तो इन्होंने आचार्य शुक्ल से हट कर के जो कालों का विभाजन किया है या नामकरण किया है वह थोड़ा हट कर के है। तो इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो पहला संधि काल नाम से किया है और इसका समय उन्होंने संवत 750 से लेकर के 1000 विक्रमी तक माना है। तो संधि काल इन्होंने यह माना है कि 750 से पहले जो रचनाएं लिखी जाती थीं वह दूसरी भाषा में लिखी जाती थीं, अर्थात वर्तमान में जो हिंदी का स्वरूप है रहा है बाद में, उस स्वरूप से कुछ हट कर के वो रचनाएं थीं। लेकिन 750 विक्रमी संवत से हिंदी रचनाओं में और जो स्थिति स्पष्ट होती है भाषा की वह प्रकट होने लग गई थी। तो इन्होंने माना है कि हिंदी का और पहले जो भाषा में साहित्य लिखा जाता था, अपभ्रंश है या प्राकृत है, संस्कृत है, उनका संधि काल है यह, और इसमें संधि काल के ग्रंथ माने जाते हैं कि भाषा की संधि हो रही थी, यहाँ पर भाषा स्पष्ट नहीं थी। अगला जो काल विभाजन इन्होंने किया है, नामकरण किया है, वह चारण काल के नाम से किया है। इन्होंने 1000 से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक के समय को चारण काल माना है, क्योंकि इस समय में
चारण कवियों ने और अपनी प्रशस्ति परक रचनाओं का, रासो ग्रंथों का प्रणयन किया था, सृजन किया था। इस प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने तर्क दिया है कि ये चारण काल नाम से प्रसिद्धि पा सकता है, इसको चारण काल कहा जा सकता है। अगला भक्ति काल नाम है और भक्ति काल में इन्होंने 1375 से लेकर के और 1700 विक्रम संवत तक का समय निर्धारित किया कि इस समय विशेष में जो रचनाएं पाई जाती हैं वह भक्ति की रचनाएं पाई जाती हैं और पूरा का पूरा भक्ति काल इसी में समाहित माना है इन्होंने। अगला रीति काल है जो 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक माना जाता है। तो इसमें भी अलंकारों की, लक्षण ग्रंथों की रचनाएं हुई थी विशेष रूप से, तो इनके लिए रीति काल नाम इन्होंने दिया है। उसके बाद में 1900 विक्रम संवत से लेकर के अब तक का जो समय है इन्होंने आधुनिक काल माना है और आधुनिक काल में जो गद्य की परंपराएं, काव्य की परंपराएं, उपन्यास की परंपरा विशेष रूप से रही, तो आधुनिक काल इन्होंने 19वीं शताब्दी के बाद से माना है। इसके बाद में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपना हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा और इन्होंने भी उस इतिहास की जो रचना है या उन इतिहासों की जो समय सीमा है उसमें थोड़ा फेरबदल किया है। इन्होंने आदिकाल को 1185 से शुरू मान करके और 1350 ईस्वी सन तक माना है। दूसरा पूर्व मध्यकाल है, तो पूर्व मध्यकाल में अगला आदिकाल के बाद इन्होंने पूर्व मध्यकाल माना है जो 1350 से लेकर के 1600वीं ईस्वी तक का है। तो पूर्व मध्यकाल में इन्होंने भक्ति काल के जो कवि हैं उनकी रचनाओं को लिया है। इसके बाद में उत्तर मध्यकाल की समय सीमा निर्धारित की है जो 1600 से लेकर के 1857 ईस्वी तक का समय निर्धारित किया है। उत्तर मध्यकाल में अलंकृत काल के लिए इन्होंने सम्मिलित किया है। लक्षण ग्रंथों की रचना, रीति कविता की रचना इन्होंने मानी है। चौथा जो काल खंड है इन्होंने आधुनिक काल माना है और 1857 के बाद से जो काल शुरू हुआ, समय शुरू हुआ, वो आधुनिक काल के नाम से इन्होंने उसकी संज्ञा दी है और उसमें जो रचनाएं लिखी गईं वो आधुनिक काल की रचनाएं मानी जाती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतिहास के लेखन की, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा रही, उस परंपरा के आधार पर जो काल विभाजन हुआ है, तो रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और जिन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है उन्होंने थोड़े बहुत फेरबदल के साथ में और केवल समय को बदला है, समय सीमा को उन्होंने अंतर किया है उन भाषाओं के आधार पर, उन साहित्य के आधार पर जो उन्हें प्राप्त हुई। जैसे जैसे शोध हुए, शोध के बाद में ग्रंथ प्राप्त होने लगे, उसी आधार पर, उन रचनाओं के आधार पर और कालखंडों के विभाजन में परिवर्तन और परिवर्धन होते रहे। लेकिन जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन के बारे में बात करते हैं तो आचार्य शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह मूल रूप से मान्य रहा है और उसी को केंद्र में रख करके इतर इतिहास ग्रंथों की रचना की जाती है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। जय किशन प्रसाद खंडेलवाल ने भी हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां के नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा है और उन्होंने सामान्यतः सभी ने उन्हीं सीमाओं को माना है, उन्हीं काल विभाजन को माना है जो परवर्ती या इन इतिहासकारों के ग्रंथों में स्पष्ट हुए हैं। इस प्रकार से हमने इतिहास के काल विभाजन के बारे में आज अध्ययन किया। धन्यवाद।